नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिड डे मुद्दा में हम लेकर आए हैं। हालांकि आज 2025 के आखिरी दिन मिड डे मुद्दा हम शाम ढलने के बाद लेकर आए हैं, क्षमा इसके लिए। लेकिन लेकर आए हैं तो बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। आज चुनाव आयोग के दफ्तर में 10 सांसदों ने ज्ञानेश की भयंकर बेइज्जती की। ज्ञानेश कुमार उंगली उठा करके बात करने लगे तो उंगली नीचे करवा दी कि उंगली नीचे करके बात करो, तुम उंगली दिखा करके बात नहीं करोगे। मतलब मुझे लगता है कि ज्ञानेश को ये जो गुमान हो गया था कि मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा ताकतवर 56 इंची वाला हाथ है। 56 इंच की छाती होती है लेकिन हाथ भी 56 इंच का है, वो हाथ है। आज वो गुमान चूर चूर हो गया, बिखर गया पूरी तरह से। आयोग के दफ्तर में 150 मिनट का सीसीटीवी फुटेज है और चुनौती है वो 150 मिनट का सीसीटीवी फुटेज देश के सामने जारी करने की। क्योंकि उन सांसदों का जो दावा है कि उंगली नीचे करवा दिया, बेईमानी का एक एक सबूत रखा। ज्ञानेश कुमार की आवाज नहीं निकल रही थी भाई साहब, 2.5 घंटे 150 मिनट आवाज नहीं निकली। देश यकीनन चाहता है कि ये सीसीटीवी फुटेज जारी हो, और नहीं जारी होता है तो उन सांसदों का दावा 2000% दुरुस्त है, एकदम सच है। क्योंकि वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने बेइज्जत किया है, सबूत दिखाए हैं। अगर बेइज्जत होने वाला व्यक्ति उनको एक्सपोज करना चाहता है तो, और उसी के हाथ में सीसीटीवी फुटेज है, मुझे कोई बेइज्जत करने का दावा करे और मेरे पास ही फुटेज हो और वो झूठ बोल रहा है तो मैं सीसीटीवी फुटेज के 1000 कॉपियां रिलीज करूंगा एक साथ कि पूरा देश देखे कि ये फ्रॉड था, झूठा था। तो आज ये खुलासा बयानों के साथ, थोड़ा सारा बयान भी हम सुनवाएंगे। हिंदी में काफी हिस्सा है इसलिए आपको और क्लियर होगा सुनने में। लेकिन भाऊ को लाइए तो सब शुरू करें सिलसिला इसका। स्वागत है भाऊ। खबर देखिए जरा, ये खबर खबर धुआंधार। आखिरी दिन 2025 के क्या हुआ है ज्ञानेश कुमार के साथ। आप नॉमिनेटेड हैं, मुझे जनता ने चुना है। एसआईआर पर अभिषेक बनर्जी की मुख्य चुनाव आयुक्त से तीखी बहस। अभी भी उसमें तीखापन कम है हेडलाइन में। मैंने कहा उंगली नीचे करके बात करो। मुख्य चुनाव आयुक्त से अभिषेक बनर्जी की तीखी बहस। एसआईआर से जुड़ी मीटिंग में हंगामा। थोड़ा भीतर चलते हैं, क्या क्या है भीतर खबर में। हमें उंगली दिखाकर, चलिए वही हेडलाइन है, हमें उंगली दिखाकर डॉट डॉट। अब चुनाव आयोग से अभिषेक बनर्जी की जमकर बहस, हंगामे के बीच 2.5 घंटे चली मीटिंग। 2.5 घंटे मैंने बताया था आपको। बातें हैं बीच में जो खबर के भीतर चले। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के सेनापति हैं, ने चुनाव आयोग के साथ करीब 2.5 घंटे चली बैठक के बाद केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश में अब ईवीएम के बजाय सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के जरिए वोटर लिस्ट में हेरफेर कर चोरी की जा रही है। ये बात तो हम लोग लगातार कहते हैं कि ये पुरानी चीज रिपीट नहीं करते, उसमें कुछ नई लकड़ी ले आते हैं कि आप पुराने काम करो तब तक लोग नया बेईमानी का टंटा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि टीएमसी के 10 सांसदों और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात की, लेकिन आयोग उनके उठाए गए सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। 28 नवंबर को भी आयोग से सवाल पूछे गए थे लेकिन न तब जवाब मिला और न अब। उल्टा चयनित लीक मीडिया को दिए गए। मतलब वो बीच में से, कि जैसे मैंने कहा समझ गया बस उतना दे दिया, देखो समझा दिया ज्ञानेश ने, समझा दिया ज्ञानेश ने। ये नहीं पता है कि ज्ञानेश ज्ञानेश कुमार की बोली नहीं निकली है। तो वो सेलेक्टिव जो है ये करते हैं। जो भी जिनकी भी मानसिकता या सोच में चोरी की प्रवृत्ति होती है वो सब ऐसे ही करते हैं। बैठक के दौरान हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे उंगली उठाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे साफ कहा कि उंगली नीचे करके बात करो।
आप मनोनीत हैं जबकि हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हम किसी के दास या गुलाम नहीं हैं। उन्होंने सीसी को चुनौती दी कि यदि उनमें हिम्मत है तो बैठक की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करें और मीडिया के सवालों का सामना करें। हालांकि मीडिया सवाल नहीं करेगी अभिषेक जी, आप गलतफहमी में। चलिए, हो गया या बचा है? अभी बचा है, एक और दिखा दें। अभिषेक बनर्जी का दावा है कि एसआईआर के तहत 1,36,00,000 मामलों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताई जा रही है। इस पर हमने चर्चा की थी भावुक के साथ, अभी आगे भावुक से समझेंगे। लेकिन आयोग ने अब तक इसकी सूची सार्वजनिक नहीं की। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताई लेकिन सूची नहीं दी। आरोप उन्होंने लगाया कि ईसीआई के ऐप में गड़बड़ी है, वही है कूड़ा ऐप, जहां दस्तावेज जमा होने के बावजूद नोटिस जारी नहीं हो रहे और नाम सॉफ्टवेयर के जरिए हटाए जा रहे हैं, वह भी एईआरओ की जानकारी के बिना। उसके अलावा ये बात हमने बताई थी बुजुर्गों को, आज तो मेरे पास फुटेज है कि 80 साल 85 साल के बुजुर्ग को भी जो है बुलवा लिया। अभी वो फुटेज भी आगे दिखा दूंगा। जरा चलाइए, अब बाइट चलाइए, 2 बाइटें चला दीजिए, फिर हम आएंगे चर्चा पर, क्योंकि बहुत सारे टुकड़े हैं इसके। हमने कहा डीओस को जिम्मेदारी दिया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जमा होता है 5 दिन में जाके चेक करो, क्या संभव कैसे? तो उन्होंने कहा कि डीओस कैन राइट टू द सीईओस। फिर भी जरा आप मुझे बताइए कि मैंने अपने बीएलओ को एक डॉक्यूमेंट दिया कि मैं बंगाल का वोटर हूं, अभी मेरा उम्र हो सकता है 35 साल हो, 40 साल हो, 45 साल हो, लेकिन जब मैं 10th क्लियर किया था तो हो सकता है मैं तमिलनाडु से किया था या राजस्थान से किया था या दूसरा कोई स्टेट का कोई स्कूल से किया था, कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी से किया था तो बंगाल के बाहर हो। हाउ इज इट फिजिकली पॉसिबल फॉर द डीईओ टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट? एंड देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नॉट जस्ट 1 or 2. There will be tens, thousands of documents. How is it physically and literally feasible for the DEO to verify those voluminous documents within a short span of 5 days? Isn't this decision arbitrary? उसके बाद हम लोग जो थर्ड पार्टी एजेंसीज के बारे में पूछे कि डेटा मिशन करके इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में एक एजेंसी लगाया है सर्वे करने के लिए, तो बोला अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है। और अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो जरा वहां पे सीसीटीवी था, फुटेज रिलीज करे मीडिया के सामने। भाई हमारे पास तो कैमरा नहीं थे, क्या इलेक्शन कमीशन का प्रीमाइस में हर जगह सीसीटीवी है, चेक करके अंदर गए। तो आप अगर सच कह रहे हो, पूरा 2.5 घंटा मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज आप रिलीज कर दो, लोग देखे क्या बात हुआ, कौन झूठ बोला कौन सच बोला। बोला हमारे पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई एजेंसी को लगाया गया, हो सकता है सीईओ का ऑफिस से किया है। मैंने कहा अगर सीईओ का ऑफिस से किया है तो आप फोकस करिए। हाउ कैन द सीईओ's ऑफिस इशू डायरेक्टिव्स एंड नोटिफिकेशंस विदाउट योर अप्रूवल एंड कंसेंट? तो उन्होंने वो कॉपी मांगा, हमने वो कॉपी भी दिया। भाऊ सुनिएगा, नोट करिए एक एक पॉइंट। पता ही नहीं है, कह रहा है कि हमें मुझे पता ही नहीं है, इसे किस लिए बैठाया है। एक क्लिप और सुना दूं, एक क्लिप और सुना दूं, तो 2 पे आएंगे। एक क्लिप और भैया सुनो। दूसरा, हमने उन्हें बताया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अभी यहां आने से 2 दिन पहले हमारा स्टेट का एक डेलीगेशन वेस्ट बंगाल का सीईओ ऑफिस गया था। वहां पे 5 लोगों का डेलीगेशन जाके सीनियर सिटीजन्स को जिस तरीके से आइडेंटिफिकेशन और वोटर लिस्ट में नाम उठाने के लिए हैरेस किया जा रहा है, खास करके जो लोगों को मेडिकल कंडीशंस हैं, जो लोगों को चलने में, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होता है, तबीयत ठीक नहीं रहता है, उन लोगों को बुला के 3-3 घंटा, 2.5 घंटा, 4-4 घंटा बिठा के रखा जाता है। तो हमारे डेलीगेशन ने जाके ये रिक्वेस्ट किया कि 85 के ऊपर अगर पोस्टल बैलेट में वोट लिया जा सकता है तो हियरिंग क्यों नहीं घर जाके आप कर सकते हैं? तो उसको ऑनर करते हुए परसों ही रात को एक नोटिफिकेशन सीईओ का ऑफिस से निकाला गया, जहां पे बताया गया कि 85 के ऊपर जिनकी उम्र है उनको हियरिंग में नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन हमने कल एक डेलीगेशन गया था सीईओ के ऑफिस में, और आज हम 10 लोग
चीफ इलेक्शन कमीशन को भी रिक्वेस्ट किया है कि 60 के ऊपर जिसका उम्र है, मान लीजिए जिसका मेडिकल कंडीशन है, जिसका तबीयत ठीक नहीं है, जिसको कोमॉर्बिडिटी है, या दिव्यांग जो लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसको मूव करने में दिक्कत है, व्हील चेयर में बैठते हैं, इन लोगों को इस हियरिंग प्रोसेस में बुलाकर हैरस ना किया जाए। तो उन्होंने ये कहा है कि मैं इसको देखूंगा, चर्चा करूंगा। इसमें कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, बट मैं ये क्यों कह रहा हूं, इन लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, पूरा देश में तृणमूल इज द ओनली पार्टी टू रेज इट, both before the Chief Electoral Officer's office and simultaneously before the Chief Election Commission in the Nirvachan Sadan, Delhi. चलिए, मैं दर्शकों से कहूंगा तो रुकिएगा, अभी और बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें इसको जो पता ही नहीं है। और सोचिए, इसको कुछ नहीं पता है, और देश का मुख्य न्यायाधीश, क्या कहते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश, अरे इसके पे भरोसा भाऊ। इनको इसको विपक्ष क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है ये पता नहीं होता है, उसका जवाब इनके सूत्र देते हैं सिलेक्टिव मीडिया को। इन्हें सिर्फ एक ही पता है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह क्या चाहते हैं। इन दोनों लोगों की चाहत के लिए ही इन्हें शायद चुनाव आयुक्त बनाया गया है। सारे दुनिया में है, अखबारों में खबरें छपी है, ये जो सॉफ्टवेयर का जो गड़बड़ हो गया है, उसके बाद जो नोटिफिकेशन निकाला है सीईओ ने, उसकी कॉपियां सोशल मीडिया से लेकर सभी दूर है। ये क्या बाबा आदम के जमाने में रहते हैं कि जो अभी भी ऑल इंडिया रेडियो की खबरें सुनते हैं, या अपना महिमा मंडन करने के लिए पामेरियन को सुनते होंगे, गोदी मीडिया को, एंकर और एंकरनियों को, जो इनका महिमा मंडन करते उसी में खुश होते होंगे, जो चरण भाट पाल के रखे हैं सरकार ने। खबरें हैं, आपको पता है ये सब हुआ है। और पहली बार, मैं बार बार आपको कहता हूं, ये किसी एक नेता को या राजकीय दल को वो करने के लिए नहीं है। आशीष, हमारे यहाँ तो बड़ा बड़ा क्लियर कट, सही तो सही और गलत तो गलत कहते हैं हम। 3 दिन पहले हमने दिग्विजय सिंह को सही कहा, तो आज इंदौर की हालत के लिए बुरी, हमने दिग्विजय सिंह को भी रिस्पॉन्सिबल पकड़ा है। कोई दिग्विजय सिंह भी हमारे सगे नहीं और हम किसी के सगे नहीं। सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने पहले दिन से चुनाव आयोग को नकेल डाल के रखी है, ये बात मानिए आप। क्योंकि ममता दीदी जानती है लड़ाई रास्ते की है, लड़ाई सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल की नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है, रास्ते पे उतरना होगा। और जब आप रास्ते पे उतरोगे, जब आंदोलन होंगे, तो जनता के भी जहन में चीजें आती है, कितनी जनता किसके साथ है। इसलिए पहली यूनिक नंबर की चोरी ममता जी ने पकड़ी। यूनिक नंबर के साथ ट्रांसफर ऑफ वोटर्स इस राज्य से उस राज्य में ममता जी ने पकड़ा। उसके बाद बीएलओ के साथ मेरे भी लोग रहेंगे, बीएलए भी रहेंगे, और बाकायदा हम देखेंगे कि क्या गड़बड़ी कर सकते हो तुम। तो जब देखा इन्होंने कि इधर से भी कॉर्नर उधर से भी कॉर्नर, जरा भी चोरी करने की कोई जगह नहीं मिल रही है, तो फिर सॉफ्टवेयर से डकैती करो। हाँ, फिर ये दिल्ली से डिलीट करो। ये भी पकड़ा गया। सभी कर्मचारी, यदि डबल इंजन सरकार के कर्मचारी बीजेपी से डरते हैं या उनको लगता है कि अपना फ्यूचर बीजेपी के साथ सेफ है और वो सरकार के साथ रहते हैं, तो फिर बंगाल का अलग राज्य है क्या, वो मंगल ग्रह पे है क्या। बंगाल कैडर के अधिकारियों ने सीओ को लेटर लिखा, ये क्या गड़बड़ी कर रहे हो आप, कैसे नोटिस जनरेट हो रहे। अब इतना जब घपला, इतनी डकैती पकड़ी गई, कौन भाई, किधर, अच्छा ऐसा, ओहो मुझे पता ही नहीं था। तो काहे बैठा है भाई, काहे बैठे हो, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी ले रहे बैठे हो। एक एक सांस जो ले रहे हो ना ज्ञानेश कुमार जी, ये भारत के 140 करोड़ लोगों के खून पसीने की कमाई है। कोई आपको घर के बीवी के जेवर बेच के तनख्वाह नहीं दे रहा है। बहुत सही, मतलब जब उन्होंने उंगली दिखा के बात की, तो उन्होंने कहा कि वो उंगली मत दिखाना, नीचे करो उंगली,
उंगली दिखा के बात किससे कर रहे हो? तुम नॉमिनेटेड हो, मैं इलेक्टेड हूं। तुम चयनित हो किसी के कृपा से। हम्म। मैं जनता के समर्थन से चुनाव जीत के आया हूं। उंगली नीचे कर, उंगली दिखा के बात मत करो। ये बोलने की ताकत वो रखता है जिसका नैतिक धैर्य है। और नैतिक धैर्य किसका होता है? जो ईमानदार होता है और सामने चोर होता है, तो चोर के सामने नैतिक धैर्य हमेशा भारी पड़ा है। कई कहानियां उठा के देखिए। नैतिकता चाहिए। यही नैतिकता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ पास थी कि हजारों किलोमीटर दूर आगरा के दरबार में, मुगल साम्राज्य के, जहां लोग छींकते तक नहीं थे बादशाह के सामने, उसी दरबार में खड़ा होकर बादशाह को ललकारने वाला वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे हमारे, क्या था बल उनके पास? क्या था? 1000 किलोमीटर दूर थे। तलवारें चल जाती तो सर अलग हो जाता धड़ से, लेकिन नैतिक धैर्य था। नैतिक धैर्य था कि जिसको एक औरंगजेब को भी झुकने को मजबूर कर दिया। ये नैतिकता का बल था इन नेताओं के पास, जो उन्होंने कहा, ए उंगली नीचे कर। उंगली दिखा रहा है क्या? स्थिति में रहे, पैजामे में रहे, कपड़ों में रहो, औकात में रहो। गुमान गुमान और ना इसके बाद ये भी बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि अभी मीडिया को कोई और लीक होगा, इसके पहले बोल देता हूं, वीडियो फुटेज मांगी है उनसे। हाँ, लाओ पिछली तो। बार जो सवाल पूछे उसका कोई जवाब नहीं दिया। इस बार सवाल पूछे कुछ नहीं, एक तो बहुत बढ़िया जवाब उन्होंने पूछा। उन्हें कहा कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जो कई राज्यों में सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है, वो लगातार घुसपैठियों की बात करते हैं। हम आपको पूछने आए हैं, आप हाँ बताइए आंकड़ा, हाँ। आप बताइए आंकड़ा। साफ सुन गया, हम्म साफ सुन गया। इनने तो पहले ही कहा था बिहार में इनको नेपाली भी मिले हैं, हम्म इनने कहा था कि म्यांमार के लोग भी मिले हैं, इनने कहा बांग्लादेश की भी मिले हुए, और फाइनल ड्राफ्ट आने पे पूरा कोई नहीं मिला। तो एक राजनीतिक दल के लिए ये हवा बनाते हैं, जिस हवा के लहर पे वो अपनी पतंग उड़ाते हैं भाजपा वाले। कई जगह उड़ जाती है, बंगाल में काट दी ममता जी ने पतंग को, धरातल पे लहरा लहरा के गिर गई। उनने बोला हाँ। घुसपैठी अभी बताई दीजिए, अब बंगाल को बदनाम मत करिए। उसी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हो। ऑथेंटिक अथॉरिटी, इस देश में दो ही अथॉरिटी है ऑथेंटिक। वैसा तो एक ही है गृह मंत्रालय जो घुसपैठियों का आंकड़ा दे सकता है। हाँ। ये जबरिया अपने आप को भी, मैं भी अब भारतीय है कि नहीं है तय करूंगा। जब तुमने ओढ़ी लिया है तो तू बता, चलो बता ना भाई। और दोनों नहीं बताते, ना ये और ना इनके गुरुजी। गुरु, हाँ, बस इनके घुसपैठिए सिर्फ चुनावी रैली में होते हैं। बस बस। आसाम में जैसे घुसपैठिए निकाल दिए, बंगाल में निकाल देंगे। चलो आसाम में कितने निकाली यही बता, वही बता दो। वही बताना भैया। नाई नाई बाल कितने सामने आ जाएंगे। तो कुल मिला के ये टोटल फर्जीवाड़ा है। और इनको एक बाप मिल गया जिसका नाम टीएमसी। वो रास्ते की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, कानून लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और सामने सवाल पूछ के भी लड़ाई लड़ रहे हैं जो बगले झांक रहे हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर से सावधान रहने की जरूरत है, ये मैं फिर भी कहूंगा। ये नहीं, सॉफ्टवेयर एक्सपोज हो क्या गया कहा? बंगाल में, सॉफ्टवेयर से नहीं आशीष जी, सॉफ्टवेयर तो एक पार्ट है। चुनाव आयोग से ही सावधान रहने की जरूरत है। कौन सी नई तरकीब निकालेंगे कल पता नहीं। हाँ हाँ। कौन सी तरकीब निकालेंगे? अरे तरकीब की बात करें, मैं आपको एक खबर बता दूं अब इसी में। हमने 2 दिन पहले खबर किया था, सब क्यों जुड़ रहा है। जिस जो एक सॉफ्टवेयर चुनाव आयोग का है, जो सॉफ्टवेयर डुप्लीकेसी, जैसे वोटों में डुप्लीकेसी को पकड़ता है, वो सॉफ्टवेयर सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार ने उस सॉफ्टवेयर को बताया कि ये सॉफ्टवेयर कूड़ा है,
मतलब कूड़ा शब्द मैं कह रहा हूं कि ये सॉफ्टवेयर बहुत कारगर नहीं है, इससे डुप्लीकेट वोटर नहीं पकड़े जा रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर को हटा दिया सिस्टम से। 8 दिन बाद, नेट 8 दिन बाद, इंडियन एक्सप्रेस की पूरी रिपोर्ट है, हम आपको दिखा भी चुके हैं, इस पर पूरा डिटेल इसी पे किया था। 8 दिन बाद भाऊ, जिस सॉफ्टवेयर को सुप्रीम कोर्ट में कूड़ा बताया ज्ञानेश ने, कूड़ेदान से वही सॉफ्टवेयर निकाल करके और लगा दिया। तो ये इस लेवल के हैं, आप बताओ, ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि आपके सामने झूठ बोल के जा रहा है और झूठा पकड़ा जा रहा है और फिर भी कहते हो नहीं झूठे बहुत भरोसा है हमें। झूठा लोकतांत्रिक है संस्था। अरे बाबा, अरे मैं क्या बताऊं आपको, कई बार शब्द मुंह में ऐसे आते हैं कि जो नहीं बोल सकते। हाँ। क्योंकि ये इनकी अवमानना भी बहुत हो जाती है, क्योंकि क्या है, जब हम कुछ बोलते तभी इनका मान सम्मान है, इनको समझ में आता है। बेसिकली सभी एक एक थैले के चड्डे पट्टे हैं। सब एक थैले के चट्टे बट्टे हैं। सरकार के कुकर्मों को ढकने का सब काम कर रहे हैं। कुछ सरकार के लिए काम कर रहे हैं, कुछ सरकार को प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं, कुछ सरकार के लिए रास्ता बनाने का काम कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में भारतीय कहीं दिखाई नहीं देता, आम आदमी कहीं दिखाई नहीं देता। इसीलिए जिस हिसाब से टीएमसी लड़ रही है, उसी ताकत से लड़ना चाहिए। यहाँ तो अभी यही तय नहीं हुआ, अभी मतलब ये तो कम से कम अभी ये मान रहे हैं कि चलो चुनाव आयोग में कोई गड़बड़ी करी। हरियाणा चुनाव के बाद जब सीडब्ल्यूसी हुई और तब सारा पूरा हरियाणा रो रहा था कि भाई आज वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। उसी मीटिंग में जो दिल्ली के हमारे नेता थे, जो इंचार्ज थे वहां पे, या स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, मैं स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन था, इस हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, वोट चोरी वगैरह कुछ है नहीं। फिर प्रियंका गांधी जोर से बोली और उसने लंबा चौड़ा भाषण खींच दिया, कैसे कैसे कह रहे हो जब आंखों के सामने दिख रही। तब जाके भाई उनको लगा कि अब भैया प्रियंका जी ने बोल दिया तो अब हो गई होगी भैया वोट चोरी। ये जो स्लीपर सेल बैठे हैं, यही नहीं, मतलब कम से कम ये तो मान लीजिए कि वोट चोरी हो रही है तो रास्ते पे उतर के वो लड़िए, सामने होकर लड़िए। भाऊ 1 मिनट, एक और क्लिप जरा सुनवा देते हैं भैया, अगली क्लिप प्ले करिए फटाफट। मैं अपील टू ऑल लाइक माइंडेड पार्टी, स्पेशली द वन इन द ऑपोजिशन, कि वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, सॉफ्टवेयर से चोरी हो रहा है, ईवीएम से चोरी नहीं हो रहा है। बिकॉज ईवीएम आपको चेक करने का मौका मिलेगा। You are not getting to understand what algorithm they are running and what kind of software they are using to remove 50 lakh 1 crore voters and disenfranchise them. यही पे चोरी हो रहा है और इसको रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। अगर चोरी नहीं हो रहा है तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो 1 करोड़ 36 लाख लिस्ट है, ये रिलीज करें। भाई एसआईआर पहले भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई सस्पिशियस लिस्ट बोल के कभी नहीं था, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के कोई लिस्ट नहीं था। 2002-03 में जब एसआईआर हुआ था, देयर वाज नथिंग कॉल्ड सस्पिशियस लिस्ट, एंड आई हैव टोल्ड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, you are trying to weaponize the electoral roll. You are trying to weaponize the electoral roll based on this suspicion list. कहां से आया ये सस्पिशियस लिस्ट? कौन बनाया? आपका सॉफ्टवेयर चला के दिखाइए। चलो हमें छोड़ दीजिए, मीडिया वालों को दिखाइए कैसे सस्पिशन लिस्ट बना, कौन सा सॉफ्टवेयर से कौन सा एल्गोरिथम रन करके। जरा आप मुझे बताइए, एक सवाल, मीडिया के कोई भी मुझे बता दे, 7 करोड़ 66 लाख वोटर्स बंगाल का वोटर लिस्ट में था, 58 लाख वोटर निकल गया, अब 7 करोड़ 8 लाख वोटर है। भाई जिस एक्सरसाइज को करने में 80,000 बीएलओ, 8,000 बीएलओ सुपरवाइजर, 3,000 एईआरओ, 300 ईआरओ, 23 डीईओ और पूरा मशीनरी लगा के जो आप 2 महीना में करें, इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा ऐसा जादू है
कि वो 1 घंटा में लिस्ट सैनिटाइज करके बता दिया कि वो 1,36,00,000 लोगों का डिस्क्रिपेंसी है। जादू छड़ी क्या है? व्हाट मैजिक वॉन्ड डज दे हैव? किसके बेसिस पे, आधार पे? आप लोगों को जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का डेटा दिया गया वो कब दिया गया? 16 दिसंबर। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल कब रिलीज हुआ? 16 दिसंबर। भाई एक ही दिन में जो 1 लाख लोगों को 2 महीना करने में लगा, आप एक दिन में 1 घंटे में करके कैसे दे दिए? जरा इसका सवाल दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। भाई इससे पता चलता है कि आप कितने डरे हुए हो। आप चाहते ही नहीं हो लोग वोट दे। पहले वोटर सरकार तय करती थी, अब सरकार वोटर तय कर रहा है। यही तो बीजेपी का नया भारत है कि पहले वोटर तय करता था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार में कौन बैठेगा। अब सरकार तय कर रहा है कि पोलिंग स्टेशन में कौन जाएगा और वोट कौन देगा। पूरा देश को इकट्ठा होकर इसको रोकना चाहिए और हर पार्टी को इस इलेक्टोरल रोल में जो चोरी है उसको पकड़ना चाहिए। हमने ये चोरी पकड़ा है। बंगाल में आपने नहीं देखा कितने लोग, हमारा एक काउंसिलर तांकुनी म्यूनिसिपैलिटी में जिंदा है, उसको डेट दिखा दिया। ऐसे हजारों केसेस है, मैं लिस्ट दे दूंगा। एक विजुअल दिखा दूं, एक विजुअल, एक ट्वीट, पहले एक ट्वीट भाव दिखाता हूं और एक विजुअल आज इररिलेवेंसी है और आज ही का है। ये देखिए नीचे तमाल साहा, इन्होंने ट्वीट किया, उसको फिर रिपोस्ट किया संजय घोष ने। इन्होंने लिखा, दिस इज गौरी मन्ना फ्रॉम हुगली, 85 years old, can barely walk, need an inhaler to breathe, yet she was summoned for SIR hearing to prove she is Indian to keep her vote. India retires people at 60. For the election commission, the benchmark is, अब सोचिए 60 रिटायरमेंट का ये बात कल परसों भाव ने यही कहा था, 60 रिटायर कर। तो संजय घोष ने रिपोस्ट किया, क्या लिखा, दिस इज कंप्लीटली क्रेजी, टुडे they refuse to accept a self-attested passport copy and to verify the original passport only because my 78-year-old momsi had not herself, मौसी हो सकता है हो, not herself turned up at some verification camp 4-5 kilometers away. This despite the fact the BLO had met her at home and taken a picture with her. BLO घर जाकर के उनसे 78 साल की अम्मा से BLO मिल चुका है और BLO उनके साथ फोटोग्राफ अपनी खींच करके वेरीफाई कर चुका है। उसके बावजूद 78 साल और नीचे 85 साल। विजुअल दिखा दीजिए, विजुअल दिखा दीजिए, विजुअल भी है हमारे पास, खाली ट्वीट पर नहीं, विजुअल दिखाइए भैया। নিষ্ঠা করবে, নিষ্ঠা বসে উঠবে। হ্যাঁ কোমরটা ধরতে হবে। এইভাবে দাঁড়ান, একটু দাঁড়িয়ে যান, দাঁড়িয়ে যান, কারণ পিছিয়ে দাঁড়িয়ে যান, আস্তে করে দাঁড়িয়ে যান, আস্তে করে বসুন, 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 বসুন। ये है ऐसे 1,36,00,000 लोगों को संदिग्ध घोषित किया गया है। संदिग्ध, ये देखिए इनहेलर, वो एक तो चल नहीं पा रही, इनहेलर साथ में लेकर के घूम रहे हैं कि बीच बीच में इनहेल करना पड़ रहा है, दमा या कोई और दिक्कत इस देश में चुनाव लड़ना आसान है। कोई भी गुंडा, बदमाश, व्याभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी चुनाव लड़ लेता है। चोर सब, चोर उचक्के सब।
लेकिन इस देश में ईमानदार मतदाताओं को मतदाता होना भी एक अब ज्ञानेश कुमार ने यूपीएससी एग्जाम जैसा कर दिया है। हम्म, कुछ दिनों के बाद ये क्लासेस लगेंगे कि मतदाता बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसका हम्म, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। हम्म, इतना दुर्भाग्य इस देश का होगा, कभी मतलब बुरा समय आएगा सोचा नहीं था कि भारत में रहने वाले, भारत को कंट्रीब्यूट करने वाले, भारत की जीडीपी में साथ देने वाले, भारत के विकास में हाथ बटाने वाले लोगों को ही फिर एक बार बताना पड़ रहा है कि मैं भारतीय हूं, क्योंकि ये काले अंग्रेज बैठे हुए हैं ऊपर, सिर्फ इसलिए ये कि वो आप कमल छाप साबुन नहीं यूज करते, आप मोदी चालीसा नहीं पढ़ते, इसीलिए आपको भारतीय प्रूव करना भी, चाहे मरणासन्न स्थिति में हो, आपको जाना पड़ेगा। ये इससे ज्यादा शर्मसार बात नहीं। वो दिखाते ना फोटो, प्रधानमंत्री किसी एक ओल्ड एज महिला के चरण छूते हैं, लोग बोलते कि हा 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 हा, क्या है हमारे प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री वो नहीं है, वो मुखौटा है। असली चेहरा ये है जो आप अभी वीडियो देख रहे थे, ये था। और ये प्रधानमंत्री की करतूत है कि आज इस स्थिति में इस महिला को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। नहीं, जिसने अपनी अम्मा प्रधानमंत्री को अपनी, बुजुर्ग हाँ हाँ, बस बस 100 बस साल आशीष, की, हाँ, जो अपने अपने फोटोग्राफ खींचने के लिए माँ को भी अपने रूम से वरांडे में लाता हो आशीर्वाद दिलवाने के लिए, क्योंकि पूरे विश्व के कैमरे लगे हुए हैं, हाँ उनसे बस। अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। सही बात, गलत तो हम ही है कई बार, क्या करो, संस्कार है आशीष जी, माँ बाप ने संस्कार ऐसे दिए कि हम नहीं, मतलब रुक ही नहीं पाता इंसान ये बोलने की, भैया तू थोड़ी तो कर ले, थोड़ी तो कर ले, थोड़ी तो इज्जत कर ले बुजुर्गों की। ये ज्ञान, मैं क्यों कहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि ये ज्ञानेश कुमार के अब अंडर ये काम हो रहा है, तो ज्ञानेश कुमार फिर एक पाप है, मैं बता रहा हूँ आपको। यदि इस अम्मा को ये तकलीफ है तो इसकी जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार है, फिर उनको लाने वाला कौन है, कानून में बदलाव करके लाने वाला कौन है? हाँ, ये भी किसी की माँ है, जरूरी नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की ही माँ की इज्जत हो देश में, हर माँ की इज्जत होनी चाहिए। उन्नाव के उस पीड़िता की मां को भी बस से उतारने वाले को भी पूछता हूं, वो भी किसी की मां है। गजब हालत, अजब गजब हालत है। हालत ने मैं देश का। और मैं अभी आखिर में भी एक और जो बचा हुआ हिस्सा है अभिषेक बनर्जी का, वो लगा के जा रहा हूं, क्योंकि एक एक पॉइंट, अगर आप इस देश को वाकई प्यार करते हैं, मोदी को प्यार करते हैं, तो कतई मत देखना मेरा वीडियो भाई, कतई मत देखना। अगर भारत को प्यार करते हो तो देखना एक एक लॉजिक, एक एक लॉजिक, कि 2 लाख कर्मचारी 60 दिन में जो काम करते हैं, 60 दिन में जमीन पर जो काम करते हैं, वो यहाँ पर इसका जो ज्ञानेश कुमार का दफ्तर है, यहाँ पर एक दिन में हो जाता चंद घंटों में, चंद है, घंटों में, घंटों में हो जाता है। तो चंद इतना घंटों में। ड्रामा क्यों करना है? तुम ही एक लिस्ट बना दो, वोटर लिस्ट फाइनल, नहीं यही नहीं, लोग देंगे, अभी अभी ड्रामा क्यों? या यही जगह ढूंढते हैं आशीष, इसलिए मैं कहता हूं कि फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट बहुत पहले ही तैयार होती है, हाँ, जो मुझे अंदेशा है। हाँ, उसको जस्टिफाई करने के लिए नौटंकी है। हम्म, उस ड्राफ्ट में जितने लोग नहीं है, उन्हीं को ये सब, वही सब संदिग्ध हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो यही जाएंगे, है, बेसिकली ये पहले से उसके तैयार लिए है। नौटंकी है, उसके लिए एक नाटक का मंचन है, जिसमें करोड़ों रुपए देशवासियों के लग रहे हैं। फिर वो घुसपैठिए भी बोलते हैं, और ये नॉन वेरीफाइड भी बोलते हैं, क्या क्या नाम नए नए निकालते हैं। और ये अच्छा किया अभिषेक बिंदर जी ने मीडिया के सामने ये बात पहले क्लियर कर दी, क्योंकि उसके बाद ये तुरंत अभी ब्रीफिंग करने के लायक नहीं। हालांकि पामेरियन अभी भी एंकर भोंकना शुरू कर देंगे कि भाव नहीं, इन ज्ञानेश नंगे, कुमार के पास आए थे। नंगे, हाँ, इन नंगे हैं क्योंकि भाव, इनको कोई फर्क नहीं शर्म पड़ता। शर्म लज्जा और शर्म, ये बातें इनके इसमें नहीं है, लेकिन ये गांव बातें कहावत सामने उनके लानी यहाँ रखनी होगी, ये बार बार। और आशीष जी ने कहा कि अंधभक्त ना देखे, मैं पहली बार आशीष जी के साथ इत्तेफाक नहीं रखता। अंधभक्त भी देखे, अंधभक्त भी देखे कि आपके भगवान के रूप कितने हैं, कितने, अरे वो इनकी ताली रास लीला बजाएंगे। भी, ताली बजाए, इनकी रास लीला भी देखे।
रासलीला भी देखिए। हम लोग के गांव में एक कहावत है कि नंगा से भगवान हारा। गांव का नंगा से भगवान हारा। नंगा मतलब ये कपड़ा वाला नंगा नहीं कि कपड़ा उतार के नहीं। नंगा होना। नंगा से भगवान हारा। जो नंगे ही उतर जाए उससे तो भगवान भी हाथ जोड़ लेते, कहते हैं एक प्रभु और कहावत है आशीष जी, नंगे के 9 ग्रह बलवान। हाँ। नंगे के 9 ग्रह बलवान होते हैं। और 9 ग्रह बलवान होते हैं, उसके अलावा राहु केतु भी बलवान होते हैं। 9 ग्रह से अलग गिनती है। अभी नहीं, वो भी नहीं, वो सभी बलवान उनका। सब बलवान। कलयुग है ना, कलयुग है। चलिए अब आते हैं हम और खबरें लेकर के, लेकिन जरा चला दीजिए जो बचा हिस्सा है। एक एक पॉइंट गौर से देश के लोग सुन लें, और बाकी अपोजिशन की और जो बची पार्टियां हैं वो भी सुने कि क्या क्या हो रहा है, वो भी समझे इस बात को। चला दीजिए, प्ले कर दीजिए और हमें इजाजत दीजिए। 3 नंबर, सिलेक्टिव टारगेटिंग और इन्फिल्ट्रेशन का जो एलिगेशन है, जो सिलेक्टिवली लीक करके बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोग करते हैं कि बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। तो मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये जो 58 लाख लोग ड्राफ्ट लिस्ट में जिसका नाम नहीं उठा है, उसमें से कितने लोग बांग्लादेशी हैं और कितने लोग रोहिंग्या हैं, जरा इसकी सूची आप सार्वजनिक करें। उनको फिर से कोई हमें जवाब नहीं मिला, वो कोई सदुत्तर नहीं दे पाए कि जिस कारण से और ऑब्जेक्टिव से इलेक्शन कमीशन एसआईआर किया कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट इंडिया में रहता है उसको पकड़ के हम लोग बाहर भेजेंगे और उसको वोटर लिस्ट में रहने का अधिकार नहीं है, जो मैं सटीक मानता हूं। लेकिन ये 58 लाख लोग जिसका नाम ये सूची से निकाला गया या डिलीट किया गया, इस 58 लाख लोगों में कितने लोग बांग्लादेशी है और कितने लोग रोहिंग्या है, इसका सूची जारी होना चाहिए। नहीं तो आपने 2 साल 3 साल से लेकर लगातार 21 के चुनाव के बाद, खास करके बीजेपी के हारने के बाद जिस तरीके से बंगाल को बदनाम किया, या तो माफी मांगिए या सूची जारी कीजिए। कोई सदुत्तर नहीं मिला, कोई कंक्रीट आंसर नहीं मिला। फिर मैंने पूछा कि इतने सारे प्रदेशों में एसआईआर का काम चल रहा है, जहां पे वेस्ट बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरला, उत्तर प्रदेश, हर जगह पे एसआईआर का काम हो रहा है। वेस्ट बंगाल में सबसे कम डिलीशन का परसेंटेज आया है, 5.79%। तमिलनाडु में आया है 12.57%, छत्तीसगढ़ में आया है 8.76%, बीजेपी का डबल इंजन गवर्नमेंट गुजरात में आया है 9.99%, 9.95%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10%। केरला में आया है 6.65% और बंगाल में आया है खाली 5.5%, 5.79%। तो आप सिलेक्टिवली माइक्रो ऑब्जर्वर, डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर खाली बंगाल में क्यों लगा रहे हैं, बाकी स्टेट में क्यों नहीं लगा रहे? उन्होंने कहा हमारे पास ऑफिसर नहीं है। मैंने कहा आप अभी जो एईआरओ हियरिंग कर रहे हैं उसमें भी 10 एईआरओ को बिठा के रखा है, पूरा स्ट्रेंथ को भी आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। दे डोंट हैव द करेक्ट इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट अवेयर, एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स हाउ द इलेक्शन कमीशन इज रोलिंग आउट एसआईआर इन बंगाल। ये देख के समझ में आता है कि ऊपर से कोई डिक्टेट कर रहा है और यहां बैठ के कोई सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसको सैनिटाइज करके चलाया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं। नहीं तो आप फाउंड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेगा तो हियरिंग नोटिस क्यों जाएगा? फाउंड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेगा तो केस क्लोज होगा। इसका कोई हमें कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। माइक्रो ऑब्जर्वर का जब हम पूछे कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स, 10 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच के साथ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनके साथ हमारा एक मीटिंग पहले से तय था, जो 8-10 मुद्दों पे आज बात हुआ है। और 12 बजे ये मीटिंग शुरू हुआ
अभी 2:45 बज रहे हैं, 2.5 घंटा मीटिंग चला है। 10 मुद्दे पे जो आज हम लोग बात किया है, पिछला बार जब हम लोग आए थे, हमारा पिछला 1 महीना पहले 28 नवंबर को एक 10 लोगों का डेलीगेशन आया था, उसमें 5 सवाल चुनाव आयोग से किया गया था, इलेक्शन कमीशन से किया गया था, जिसका पिछला बार एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं मिला। उसी दिन रात को कुछ पत्रकारों को सिलेक्टिवली लीक किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने हर सवाल का जवाब दिया है। उसके तुरंत बाद मैंने एक ट्वीट किया कि तृणमूल कांग्रेस के पास डिजिटल एविडेंस है और एक भी सवाल का एक भी जवाब इलेक्शन कमीशन पिछला बार नहीं दिया है। इस बार भी हम लोग 10-11 पॉइंट्स लेके आए थे और 2-3 पॉइंट छोड़ के कहीं कोई क्लैरिटी नहीं मिला है। मैं उनको एसआईआर पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाते हैं सिटीजनशिप पे। मैं उनको डिलीशन पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाता है इलेक्शन का फॉर्म 7 फिल करो। किसी का भी कोई कॉन्क्रीट जवाब, एक एक इशू जो हम लोग उठाए मैं सारे पत्रकारों के सामने बताना चाहता हूं। पहला तो हमने जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस हैं, 1,36,00,000 केसेस, और उसके अलग अलग 5-6 कैटेगरी बनाया गया है कि कुछ केसेस में पिताजी के साथ जो वोटर है उसका 15 साल का डिफरेंस है, इसलिए डिस्क्रिपेंसी में डाला है। कहीं नाम में कोई स्पेलिंग एरर है इसलिए डाला है, कहीं सरनेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए डाला है, कहीं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई एज डिफरेंस है तो डाला है, कहीं एड्रेस में कोई डिफरेंस है तो डाला है, लेकिन वो लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। कल रात को जब मैं दिल्ली आया तब मुझे पता चला कि एईआरओ का जो लॉगिन है, ईआरओ का नहीं, एईआरओ, उस लॉगिन में पार्ट बाय पार्ट कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस अपलोड किए गए, लेकिन उसमें भी जो ऐप के थ्रू अपलोड किया गया उस ऐप में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं जो आज मैंने मीटिंग में बताया। जैसे ही आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के कोई केस में जाते हैं तो वहां पे 4 ड्रॉप डाउन आते हैं। एक आता है सेंड टू डीईओ, एक आता है जनरेट हियरिंग नोटिसेस, एक आता है फाउंड ओके, और चौथा आता है फाउंड इनएलिजिबल। अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी किसी का केस ओके है और फाउंड ओके में दबाया जा रहा है, क्लिक किया जा रहा है, तो भी हियरिंग नोटिसेस जनरेट हो रहे हैं, जिसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने माना कि ऐप में हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिचेस हो, लेकिन इसका कोई जवाब हमें नहीं मिला।